भविष्य की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के भी कई ऐसे तथ्य सामने अब आ रहे हैं जो लोगों को लग रहा है, आज की पीढ़ी को लग रहा है कि ये हमसे छुपाया क्यों गया, ये हमको बताया क्यों नहीं गया। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो हमको अब पढ़ने को मिल रहा है। हमारे जो राजा थे उनकी जो हमारी जो शौर्य गाथाएं हैं वो हमको बताई नहीं गई। हमको जो आक्रमणकारी थे उनका शौर्य बताया गया, उनको पढ़ने पर मजबूर किया गया। तो एक सवाल उठता है मन में सभी के, क्या आज का जो भारत है उसको, इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक है। देखिए, मैं दो तीन बातें स्पष्ट करूं। एक तो जो लोग ये समझते हैं कि इतिहास केवल अतीत का अध्ययन है, वो अपने वर्तमान और भविष्य का अपमान करते हैं। इतिहास किस लिए पढ़ा कि मेरा अतीत क्या था, मैंने क्या गलती की उससे। हम सोने की चिड़िया कहते थे ना हिंदुस्तान को, कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे गौरवशाली हम सोने की चिड़िया, के हमें क्या मिल जाएगा। जब तक हम ये नहीं एनालाइज करेंगे कि हम सोने की चिड़िया थे तो आज हम इस स्थिति में क्यों पहुंचे और उन स्थितियों को हम दोबारा ना लेना। इतिहास का मतलब ये है कि आप अतीत का अध्ययन करके ये देख रहे हैं कि जिस वर्तमान तक आप पहुंचे हैं, जिससे दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके आप अपने भविष्य की पॉलिसी तय करें। अगर 1946-47 से कुछ सीखा होता तो आज बांग्लादेश में वो नहीं हो रहा होता जो हो रहा। वही 15-16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे वही आज वहां पे हो रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैं इस शब्द के बिल्कुल खिलाफ हूं, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री। तो 10 साल से क्या हो रहा है भाई, सन 2014 से आ गई ना सरकार, एनसीईआरटी की एक किताब भी बदली गई आज तक। सवाल रीराइटिंग का नहीं है। एज ए प्रोफेशनल इतिहासकार मैं ये कहूंगा, सवाल ये है कि सच्चा इतिहास लिखा जाए। सवाल बात रीराइटिंग की नहीं। और एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए। एक साहब ने मुझको फोन किया, बड़े सीनियर आदमी, बोले आप इतनी डिबेट्स पे जाते हैं तो जरा एक डिबेट में बोल दीजिए ना कि वो नेहरू के दादा वादा जो है मुसलमान। तो मैंने कहा साहब कोई सबूत दे दीजिए, मैं बोल दूं। बोले नहीं, सबूत की क्या जरूरत है, आप इतिहासकार हैं, आपकी बात कोई लोग मान लेंगे। तो मैंने कहा मुझे बिपिन चंद्रा और रोमिला थापड़ा बताया, मैं बिना सबूत के, मेरी इतिहासकार के रूप में क्रेडिबिलिटी है, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को नहीं खोना चाहता। जो आज इरफान हबीब और बिपिन चंद्रा और रोमिला थापड़ का हो रहा है, इतिहास के तथ्यों को छुपाने का, दबाने का और उन्हें तोड़ देना। बोले सबूत कहां मिलेंगे। मैं कहा अलाहाबाद के रिकॉर्ड्स रूप में किसी को भेज नहीं, वहां लैंड रिकॉर्ड सारे मौजूद है ना, तो जो भी इनकी जायदादें इनके दादा परदादा ने खरीदी होंगी वो रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ होगा। तो बोले आप कर दीजिए। मैं कहा मैं 6 महीने में लूँ वहां पर, आपका इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा हुआ है, आपका कोई करने वाला नहीं। एक बात और समझ लीजिए भाई साहब, इतिहास लिखना कोई भानुमति का पिटारा नहीं है कि आपने हाथ डाला और इतिहास डाला। अलग अलग तरीके के स्रोत इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको सामने रखा जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है उनको। मैं उदाहरण देता हूं। एक वो गाना है, मैं तो उसे देश की जनता में क्राइम मानता हूं, और मेरा बस चले तो उस गाने को तुरंत बंद करवा दूं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ा करना था। जो गाना एक अपमान करता है हमारे सारे क्रांतिकारियों का, आजाद फौज का, उन नौसैनिक विद्रोहियों का, उन किसानों का जिन्होंने अंग्रेजों से लड़कर के अपनी जान दी और देश को आजाद किया, और सब कुछ अहिंसा में डाल दिया गया। तो मैंने एक जगह पे मैं ये लगा इसमें कि भाई गांधी कितने अहिंसावादी थे, जो ये आज भी दुनिया भर में हम गाते फिरते हैं, 400 करोड़ के बजट बनाते हैं गांधी को प्रचारित करने। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा पहली बात मुझे बताइए, विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों का समर्थन कर रहा है क्या अहिंसा है? खुद गांधी लिखते हैं कि खेता के अंदर हम जिन गांवों में किसान आंदोलन चलाते थे और किसान हमारा माला लेके स्वागत करते थे, उन गांव के अंदर जब गए कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ तो गांव वालों ने हमें घुसने नहीं दिया। तो आप अंग्रेजी सेना के लिए जो भर्ती कराने जा रहे थे, तो सैनिक क्या वहां पे जाके धरने पे बैठते या भूख हड़ताल पे बैठते जर्मनी की सेना के सामने या इटली की सेना के सामने कि भैया लड़ाई मत करो? ये हिंसा नहीं थी। 1927 को देखिए आप,
स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल होता है, जो शुद्ध आंदोलन चला रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। अब्दुल राशीद कत्ल करते हैं, गांधी का बयान देख लीजिए क्या। अब्दुल राशीद हैज डन नो रॉन्ग, what he has done is to defend his religion. I will like to plead his case in the court. जो क्रांतिकारी देश के लिए जान दे रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, उन्हें तो नकारते रहो, उधम सिंह को पागल बताते रहो, उनकी तुम भर्त्सना करते रहो कि वो जान दे रहे हैं कि हिंसा कर रहे हैं। और एक अब्दुल राशीद एक सन्यासी का कत्ल करता है तो तुम कहो मैं उसकी वकालत करूंगा, और उसने अपने धर्म के लिए ठीक किया। जिस दिन उस देश की जनता को यह असलियत समझ में आई, और ये तथ्यों पे है, मैंने तथ्य को अपनी तरफ से नहीं बनाए, लेफ्ट हिस्टोरियन की तरीके से मैं नहीं काम करता हूं। जो तथ्य छुपाए गए, बदाऊनी जिक्र करता है मलिक गफूर के सोमनाथ अभियान का, तो तोड़ा गया सोमनाथ, तो साफ लिखता है कि वहां का जो राजा था उसकी दोनों रानियों को दिल्ली भेज दिया गया, मूर्ति को तोड़ करके और वो बैलगाड़ी पे रख के दिल्ली भेज दिया गया, और कितने लोगों का कत्ल हुआ सर। अब हमारे इरफान अभी को निजामी क्या लिखते हैं कि साहब राजा की रानियों को बड़े सम्मान से दिल्ली ले जाएंगे। क्या सम्मान उनका किया गया? एक से अलाउद्दीन खिलजी ने खुद दिखा करा दिया, जबरन धर्म परिवर्तन करा के, दूसरी का रखा अपने बेटे से करा के, दोनों को अपने हरम में डाल दिया। उसके बाद कहते इसके पीछे धर्म नहीं था, ये तो लूट थी खाली। भैया ने लूट थी तो फिर वो मूर्ति तोड़ के तुमने वहां तक क्यों दिल्ली तक रखवा रखी? फिर एक सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि आज के समय में भी कोई ये नहीं कह रहा कि भाई तुमने की थी ये चीजें। आक्रांता आए उस जमाने का वो था, लेकिन लोग आज के भी उनको सिर पे ढोके मिलते हैं पूरे उसकी। तो जब ये मुगलों ने, मुगल हिंदुस्तान के बादशाह, सारी किताबों में आप लिखा हुआ पढ़ा है, मुझे बताइए कितना हिंदुस्तान में मुगलों को कब्जे में रहे। औरंगजेब जाट विद्रोह तक को तो सवाल नहीं आया था, भरतपुर के नीचे छत्रसाल कहा थे, दुर्गावती कहा थी, पूरा नॉर्थ ईस्ट कहा था, पूरा दक्षिण कहा था, लेकिन मुगल हिंदुस्तान के बादशाह। अरे मुगलों को तो हिंदुस्तान ने सिर्फ एक बार बादशाह माना अपना 1857 में, जब उस मुगल बादशाह की हुकूमत को जो चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, सबने अपना बादशाह मान किया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये डिस्टॉर्शंस, हम लोग नेशन स्टेट की बात करते हैं कि साहब यूरोपियन, अरे भैया क्या अशोक का राज्य नेशन स्टेट नहीं था? मैंने और आपने तो रक्षा नहीं बनाया अशोक के राज्य का, अफगानिस्तान से लेकर के और नीचे तक का, वो तो इन्होंने ही बनाया था ना। लेकिन उनकी समझ में वो नहीं आया, क्योंकि दिक्कत क्या हो गई है कि हमारी मानसिकता जो है वो गुलाम 1000 साल की गुलामी से इतनी गुलाम हो चुकी है कि हम आज भी इस देश के अंदर लोग बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहे हैं, और ये मैं राइटर साइड पे नहीं कह रहा हूं। अगर पाकिस्तान आतंकी मैन्युफैक्चर करने में महारत रखता है तो हिंदुस्तान गद्दार मैन्युफैक्चर करने में महारत रखता है। जितने गद्दार इस देश ने पैदा किए, मैं तो चाहता हूं गद्दारों का एनसाइक्लोपीडिया इतिहास में लिखा जाए, अम्बी से लेकर और आज तक जो आज होगा। तो इतिहास, अच्छा फिर क्या बात होती है, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इतिहास का ये हाल क्यों हुआ, ये बात नहीं समझाई जाती। अंग्रेजों ने जब यहां पे कब्जा जमाना शुरू किया तो उनको ये पता लग गया था कि यहां पे उनकी वो आपके अफ्रीका के कबायलियों जैसों से लड़ाई नहीं, या रेड इंडियन से लड़ाई नहीं है, या वो जो ऑस्ट्रेलिया के वो थे एबॉर्जिनीज, उनसे लड़ाई नहीं है। यहां एक 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति मौजूद है जिससे हमारा संघर्ष है, और जब तक हम इस संस्कृति को नष्ट नहीं करें तब तक हम इस देश में राज नहीं कर सकते। तो एक एक करके हिंदुस्तान की हर चीज को मिथक बता दो, हिंदुस्तान के ग्रंथ अपने आने जाओ, उनको स्टडी करो, अपने एक्सपेरिमेंट करो, अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट करो। लेकिन भारत की चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे साइंस हो, चाहे कल्चर हो, चाहे हमारे रूलिंग प्रिंसिपल्स हो, वो सब मिथक है। हर चीज को यहाँ की तुम मिथक बता दो, और हमारे पढ़े लिखे लोग
I know you believe in Indian mythology. ये mythology शब्द आया कहाँ से? और हम आज भी उसको फॉलो करते हैं। हमारे बड़े बड़े ज्ञानी जो है माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। इनकिया माइथोलॉजी नहीं है। अगर इनकिया पोप जो है वो डिग्री देता है 15वीं शताब्दी के अंदर कि जितने कैटरपिलर्स किसान की वो फसल खा रहे हैं वो छोड़ के चले जाए किसान का खेत, लेकिन ये मेरा आदेश जो है सिर्फ उन्हीं कैटरपिलर्स पे लागू होगा, उन्हीं जमीनों पे लागू होगा किसानों की जो चर्च को टैक्स दे चुके हैं। ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस दी जाती है। अभी मैं वो उस दिन एक डिबेट में था, वो चंगी कर रहे हैं पंजाब में लोग बावले होकर के ही करके ठीक कर रहे हैं। सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस कि जब आदमी मर रहा है इनके यहां तो पादरी के आगे अपने गुनाह कबूल करता है और फिर वो उनका हिसाब बना के जुर्माना करता है कि अच्छा भाई 100 पाउंड जुर्माना है, तो उस पर 40 पाउंड है वो दे देता है। तो खुदा के नाम चिट्ठी लिखता है कि साहब इसने ये पाप किए थे, ये इसने कबूल किए, 100 पाउंड इस पे जुर्माना है, इसने 40 पाउंड दे दिए हैं, तो 40 पाउंड की इसकी सजा माफ कर दी जाए, 100 पाउंड की इसको सजा दी। लेकिन ये हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा कि किस धर्म के अंदर क्या चीज हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की तुम्हें हर धर्म के ऊपर, हर एस्पेक्ट के ऊपर है। इसलिए कॉलोनियल ये हुई। उसके बाद मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आई, क्योंकि वो तो देखिए मैं भी 21 साल कम्युनिस्ट पार्टी में रहा, तो मुझसे अंदर से कोई नहीं मेरे से ज्यादा जानता कि वहां क्या हो रहा है। 96 में छोड़ी थी मैंने, क्योंकि मैंने राष्ट्रवाद पे मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो हर चीज वहां पे जो है इस हिसाब से बना के डाली जाए कि मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्या सूट करता है। एनसीईआरटी के सामने टूल आ गए ना इधर तक, कैसे हमें किताबें लिखवानी, क्या लिखवाना है। तो बंगाल में उनकी गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि इतिहास के अंदर कोई मेंशन नहीं किया जाएगा कि कौन मंदिर तोड़ा गया, कौन क्या किया। अरे इनको बताने के लिए ये इतिहास चाहिए कि आज तुम कहते हो इजराइल को खत्म कर दोगे, कि इजराइल ने कब्जा कर रखा है उस जमीन पे। अरे भाई तुम तो 7वीं शताब्दी में आए, उससे पहले उस जमीन पे कौन रहते थे? और 7वीं शताब्दी के आने बाद में भी तुम आज उस जमीन को खत्म करना चाहते हो, उन्हें निकालना चाहते हो। और हिंदुस्तान वाले केवल यही कह रहे हैं कि हमारा मंदिर वापस कर दो। तो हमारे ऊपर हर तरीके का आघात होगा। आपका ऑपोजिशन का तमाशा देखी गया कि यहां संभल में तो मुसलमान है जो मारे गए, उन पर अत्याचार हुआ, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जिन पे अत्याचार हो रहा है वहां हिंदू नाम नहीं निकले गए। फिर इतिहास की बात आती है जब लिखित करने की। मैं क्या कहूं, बड़े बड़े सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करना होता है आगे के बढ़ने के लिए। कुछ संगठन है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के इतिहास के, पिछले 70 साल में मुझे एक किताब वो दिखा दे जो उन्होंने छापी हो जो इनका जवाब दे। एक किताब इतिहास साक्षियों में लिखा जाता है। आज अगर मैं अपने आप को थोड़ा बहुत भी, अगर मैं कुछ अपने आप को इतिहास में बचा के चला हूं, तो मेरा जो मैं बोलता हूं, जो मैं लिखता हूं, उसका हर चीज का मेरे पे साक्षी है। और एक उदाहरण दे देता हूं। एक डिबेट हो रही थी सावरकर जी को लेकर, और प्रवक्ता दूसरी पार्टी के खूब बैन निकाल रहे थे सावरकर जी को दबा कर। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मुझसे बोले नेहरू 13 बार जेल गए थे बाकी में। मुझे मालूम नहीं इतिहासकार हूं, लेकिन मैं अगर तुमसे कुछ पूछूंगा नेहरू के बारे में तो वो तुम्हें मालूम नहीं। हमें ऐसी कौन सी चीज है जो नेहरू जी के बारे में नहीं मालूम? पूछ लेते तो मुझे तुमको जवाब दे दे। मुझे पूछिए। मैंने कहा मुझे एक जेल बता दो 13 जेल में से जिनमें नेहरू जी ने गोली चलाया हो या चक्की चलाई। मुझे एक जेल बता दो जिसमें नेहरू को उल्टा रखाया गया। मुझे एक जेल बता दो या उसमें बैठ लगाए गए। मुझे एक जेल बता दो जिसमें नेहरू को एकांतवास में रखा गया। नहीं वो माफी। मैं कहा भैया वो नाम है किसने माफी मांगी? और 1946 के अंदर जब हरि सिंह ने गिरफ्तार करवा लिया कश्मीर के अंदर, तब नेहरू को किसने छुड़वाया था? और मैं तुम माफी की बात करते हो? जब 46 के अंदर इंटरिम भारत सरकार के नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो ओथ किसके नाम पे? इनके नाम पे लीगल नहीं थी। जिंदगी भर स्वदेशी चिल्लाने वालों को भारत के डोमिनियन का पहला गवर्नर जनरल बनाने के लिए एक अंग्रेज माउंटबेटन ही मिला था। कहां गया स्वदेशी बना? ये इतिहास बताने की जरूरत है बच्चों।
आज तक जो बेवकूफ बनाया गया कि 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, मुझे बुलवाया गया मेरी किताब आने के बाद मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी द्वारा, ये आपने क्या लिख दिया, हम आजाद नहीं हुए थे। मैंने कहा ये 4 डॉक्यूमेंट दिए हैं, इन्हें गलत साबित कर दीजिए, मेरे बनाए हुए डॉक्यूमेंट है नहीं। बोले फिर हम ये क्यों मना रहे हैं 75 साल की आजादी। मैं कह आप एक हिस्टोरियन से ढंग से पूछते तो आपसे कहता कि हाँ अंग्रेजों का जाना मना दिया। और 4 डॉक्यूमेंट्स क्या थे? 47 मई का इटली की जो कैबिनेट मीटिंग है उसके मिनट्स है, अब अवेलेबल है ब्रिटिश आर्काइव्स में। वो क्या लिखता है, नाउ द कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग that independence or India can wait for 2-3 years, provided a dominion status is given and transfer of power takes place immediately. This has made our task easy. Now we will make a Hindu dominion and we will make a Islam. दूसरा डॉक्यूमेंट 14 अगस्त 1947 का गजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट, इंडिया मीन्स डोमिनियन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान मीन्स डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तीसरा डॉक्यूमेंट अप्रैल 1948 की नेहरू की लिखी हुई चिट्ठी किंग के नाम, आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ योर कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट यू टू परमिट राजगोपालाचारी टू बी मेड द नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और चौथा डॉक्यूमेंट 24 जून 1948 का लंदन गजट। उस दिन से जो अंग्रेजी एम्परर है वो कहता है मैंने आज हिंदुस्तान का थ्रोन एब्डिकेट किया। तो मुझे बताइए आप कहां से आधा, मेरा 2 मिनट और दूंगा, टॉपिक ऐसा है चैरिटी लाने की। लेकिन अगर आप ये पढ़ाएंगे तो आप तो वोलेटाइल हैं, आप तो कुछ सुनते नहीं है, आप में कोई वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। किस बात का कॉम्प्रोमाइज मुझे करना है इस इशू पे? अगर डोमिनियन और इंडिपेंडेंस में कोई अंतर नहीं है तो मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे कि जब 1928 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने डोमिनियन का प्रस्ताव रखा था और जब नेताजी ने कहा था कि इसमें डोमिनियन शब्द हटा करके इंडिपेंडेंस कंप्लीट लाया जाए तो गांधी ने क्यों विरोध? और एक चीज और बता दूं, आज तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूं। मैंने कोशिश की, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, ऑर्गेनाइजेशन फॉर अनर्निंग सप्रेस्ड रियलिटीज ऑफ हिंदुस्तानी हिस्ट्री। आप इसे वायरल तो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने जो उसमें लगाया पैसा अपने रिटायरमेंट के बाद में घर में बता दूंगा तो मेरी रिटाई हो जाएगी। उसके बाद एक अपील की कि भाई इतने लोग कहते हैं कि हिस्ट्री राइट करो, नई हिस्ट्री आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, तो 100 रुपया भी अगर कोई दे देगा तो हम उसके इंटरेस्ट से जो है महीने का हमारा 1.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है, 2 रिसर्च स्कॉलर रखे हुए हैं, एक्सटर्नो रखा हुआ है, उनकी तनख्वाह देनी होती है। क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च आज मजाक नहीं है। 10 दिन जाके मैंने काम किया नेशनल लाइब्रेरी कैलकाटा के अंदर, 50,000 रुपए खर्च हो जाते हैं उसके अंदर। लेकिन साहब इतिहास आप लिख दो, इतिहास आप बड़ी बड़ी लोग एडवाइस देते हैं ट्विटर पे, ये बता दीजिए वो बता दीजिए। भैया कोई वो भी है कि साधन हो किसी के पास लिखने के लिए। और सबसे बड़ी हमारे देश में क्या कमी है मैं आपको बता दूं, तो मैं चाहता ये पॉलिसी मेकर क्या होते हैं, लेफ्ट वाले अपने इतिहासकारों का इंतजाम 85 साल की उम्र तक करके रखते थे कि ये हमारा प्रोपेगेंडा, हमारा इतिहास, और वो करते रहे। और हमारे 10 साल में यूजीसी ने मालूम है क्या क्या किया? प्रोफेसर एमरिटस की उम्र भी 70 तक कर रहे, समझे जी? नेशनल फेलोशिप की हुई घटाती उठा करके, और इन फेलोशिप्स पे जो लास्ट सैलरी और उनका प्रोटेक्शन होता था वो भी खत्म कर। आज मैं जिस स्थिति में हूं कि आज अगर मेरे अंडर में भी स्कॉलर काम करे और जो मैंने अपना ज्ञान या जो भी थोड़ा कुछ मैंने सीखा है, क्योंकि हिस्ट्री रोज एक नई चीज सिखाती है, रोज एक नया सीखता है, जिससे मैं रिसर्च कराऊं लोगों से, तो मेरा कोई इस्तेमाल नहीं। कैम्ब्रिज और हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले बेवकूफ नहीं है जो अपने प्रोफेसर को कभी रिटायर नहीं करते, जो देश की एकता के लिए आज चीज है। मैं एक बार जी टीवी पे बोल रहा था, जी सलाम करें,
15 अगस्त के दिन तो कार्यक्रम यही था, राष्ट्रवादी मुस्लिम। तो मैंने जब अजीमुल्लाह से लेके अशफाक उल्लाह और मकबूल शेरवानी तक के नाम गिनवाने शुरू किए तो मुझे फोन आने शुरू हो गए, फोन इन प्रोग्राम का कि सर आप ये क्या नाम ले रहे हैं, हमको तो ये नाम किसी ने बताया नहीं। तो हमने कहा भाई लोग तुम्हें जितना और लियाकत नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना लियाकत पढ़ाने में जो है जितना डिवाइड करके अपनी राजनीति कर सकते हैं वो चलेगी, लेकिन जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स था, जो नेशनलिस्ट नैरेटिव था, उस नैरेटिव को गायब कर दिया। तो वापस केवल खाली इतिहास सत्य इतिहास लिखने का ही नहीं है दोबारा। कोई क्यों नहीं कहता कि नेताजी की फौज के अंदर जब पाकिस्तान की डिमांड हिंदुस्तान में सबसे बड़ी थी, कैसे मिलकर के सारा देश एक होकर के लड़ रहा था, सारी जातियां एक होकर लड़ रही थी, सारे प्रांत एक होकर लड़ रहे थे, सारे धर्म एक होकर लड़ रहे थे। उस इंसान को कौन कोट नहीं करेगा। सिंगापुर में चेटियार्स का मंदिर था, तो उन्होंने बुलाया नेताजी को कि हम डोनेशन देना चाहते हैं। तो नेताजी को पता लगा कि ये लोग को छुआछूत करते, तो नेताजी ने कहा कि मैं अपने सारे अफसरों के साथ आऊंगा अगर तुम मेरी स्पीच वहां पे जाते हो। तो उन्होंने अपना रूल बदला, नेताजी गए, साथ में शाहनवाज भी गए, कियानी भी गए, उनका सम्मान भी किया गया मंदिर में। और उस दिन के बाद से सिंगापुर में मस्जिद मंदिर के दरवाजे खुल गए हर भारतीय के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ने। ये चीज नहीं आएगी, जो बच्चों का डायलॉग है वो नहीं आएगा कि 17 साल की बच्ची है, कहती है मैं रानी जाति रेजिमेंट ज्वाइन करूंगी, घर वाले उसको कमरे में ऊपर बंद कर देते हैं, वो रात को 12:30 बजे छत से कूदती है नीचे, लंगड़ाती हुई आके दरवाजे पर खड़ी हो जाती है कि दरवाजा खोलो 1 बजे रात को कि मैं ज्वाइन कर गया। एक बच्ची और 17 साल की बहन और परिवार लेने आ जाता है, वो बच्ची से कहती है उसकी बहन, तूने जो जेवर पहन रखे हैं हमारे, वो दे देती है, बोले जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी हमारे, वो भाग के अंदर जाती है, कपड़े बदल के दे देती है। फिर वो बहन कहती है इन कपड़ों से को जला के आज मैं तेरा श्राद्ध करूंगी, तू मर गई हमारे लिए। तो मानो बच्ची 17 साल की क्या जवाब देती है, हाँ मैं मर गई हूं तुम्हारे लिए, लेकिन आज मैं पैदा हुई हूं भारत मां को बताया। क्या 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 ये इतिहास नहीं है भारत का? आप हम लोग ये सिंध के लीडर थे, बार बार उनका नाम मेरे उससे निकल जाता है, जिनका बाद में कत्ल करवा दिया गया था मुस्लिम लीग की तरफ से, शोएब नाम। 13 पार्टीज का अलायंस बनाया उन्होंने मुस्लिम लीग के खिलाफ, डिमांड के खिलाफ। सारा मुस्लिम उनके पीछे साथ खड़ा हुआ था पार्टीशन डिमांड के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस उनसे बात नहीं करेगी। कांग्रेस जितना सही बात करेगी, गांधी जितना को कहेंगे क्या था। तो ये जब हिस्ट्री की बात बाहर निकालनी है करनी, इसके लिए फंड्स की जरूरत है। मैंने एक जगह सजेशन दिया, लास्ट बात कहके मैं हटता हूं, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो मैं 2 साल फेलो रहा हूं, मैं कहा अगर आपको ढंग की रिसर्च करा तो फिर यहां पे आपको रूल्स बदल दे। आप कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड के रूल्स लाइए, यहां कोई एज बार नहीं हुई, इस जगह को रजिस्टर कराइए यूजीसी के साथ फॉर अबाउटिंग पीएचडी और रिसर्च करें। अदरवाइज हिंदुस्तान में रिसर्च खत्म होती चली जा रही है। एपीआई सिस्टम ने इतिहास की रिसर्च को तो खास तौर से कतल कर दिया है, जो मैंने उसका मैनेज किया था। कल ही मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ डिपार्टमेंट से एक जनरल, तो मैं एकेडमी आईडीयू में पोस्ट करता हूं, तो मेरे को उसका वो आ गया, आईएनए और नेताजी के ऊपर एक पेपर पोस्ट हुआ। तो मैंने कभी देखा जाए क्या पेपर है, नहीं पेपर, एक ओरिजिनल सोर्स नहीं उस पेपर के अंदर, 2 सेकेंडरी किताबों को लेकर के वो पेपर है। और लॉ डिपार्टमेंट का जनरल है, ब्लाइंड रेफरीड जनरल है, यूजीसी से अप्रूव जनरल है, उसके पैटर्न एक चीफ जस्टिस साहब है, और चीफ एडिटर पता कौन है उस जनरल के? एक स्कॉलर, एक लड़का जिसने अभी तक पीएचडी नहीं की। हम लोग ये रिसर्च, एक कैरेक्टर है आप सुनते होंगे रोज, वो नीरा आर्या, रानी झांसी रेजिमेंट को लेकर, कोई ऐतिहासिक नीरा आर्या नहीं है। एक बंगाली नॉवल की स्टोरी थी, उसको हमने इतिहास बना दिया, नीरा आर्या के नाम पे चौक भी बना दिया, उसका गांव भी ढूंढ दिया। भाई कहानी थी कि एक आदमी ब्रिटिश सीआईडी में काम करता था, नेताजी को मारने का काम उसे सौंपा गया, तो उस महिला ने अपने उस पति को
मार दिया जी और फिर वो पकड़ी गई और उसको अंडमान भेजा गया और सब कुछ हो। तो भाई अंडमान गई तो उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, गिरफ्तार हुई तो उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इतिहास मुझे नहीं चाहिए कि मैं बोल दूं कि वो उसके बाबा दादा जो है मुसलमान थे। सबूत तो मैं बोलूंगा, खूब बोलूंगा, लेकिन बिना सबूत के इतिहास अगर आप लिखेंगे तो आप फिर उसी ट्रैप में जाएंगे जिस ट्रैप के लिए आज आप लेफ्ट और कॉलोनियल हिस्टोरियन हो गए। डायस्पोरा हिस्ट्री के ऊपर हमारी किताब आई, पूरे कॉलोनियल डिस्कोर्स को हमने उठा के पढ़नी तरफ फेंक दिया। लेकिन गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, ये I'm just last line I'm speaking. I never knew what was the program like. Otherwise, I would have come prepared in a different way. Because I thought it was a lecture or आपकी something. प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है। Last, बहुत बड़ी राजा मोहनराय फाउंडेशन है जिसके जिम्मे काम है कि किताबें खरीद के सारी दुनिया भर की लाइब्रेरी में भेजे। पिछले 3 साल से एक किताब नहीं खरीदी। कहाँ जा रहा है वो फंड और क्यों हम कह रहे हैं कि इतिहास अलग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।